जय भीम सर। जी प्रियंका जी आ गए आप? जी सर आ गए जी। जय भीम जय भीम जी आप। जय भीम सर जी। जी जय भीम जय भीम सर भी आ गए। गुड इवनिंग एंड जय भीम बहन। हाँ गुड इवनिंग। जय भीम सर जय भीम। जय भीम। जय भीम चावड़ा साहब। પતે પછી એ પોતે પસંદ નહીં હોય. अशोक राठौर सर जय भीम। जय भीम सर जय भीम सर जय भीम। अरे वेरी गुड बहुत बढ़िया सर जय भीम सर भी आ गए। जय भीम जय भीम। मेरठ HV सिंह साहब। चक्रधर जामले सर जय भीम साहब। जय भीम। जी अमर सिंह सर जय भीम आ गए। बढ़िया टोपी डाली है यार, स्मार्ट लग रहे हो आज। अच्छा स्मार्ट लग रहे हो यार। थैंक यू। अरे भाई साहब ठंड क्या ठंड बात बहुत है। है यहाँ पे। पार्टी हो गई इन पे ठंड सर। बहुत है। अच्छा 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 अच्छा। इन ऑनलाइन अमर पार्टी सिंह ले जी लो सर इनसे। जय भीम गुड इवनिंग। यार थोड़ा तो जय भीम सर जय भीम सभी लोगों थोड़ा को। जय भीम सर। थोड़ी ठंड हमारे जय इधर भीम भी भेज दो यार। भारत आप सभी को ओके जी विजय जय भीम सर साहब। जी रमेश भाई साहब जय भीम। सभी को जय भीम सर सर। जय भीम सर जय भीम। जय भीम सभी हम सभी को जय भीम सर। जय भीम जय भीम। गौतम सभी सहकारियों को मेरा जय भीम। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम द्वारा जो हमारा रेगुलर डिस्कशन चल रहा है, आज का हमारा सब्जेक्ट जो कास्ट है उसके ऊपर टॉपिक है हु कैन एनाइलेट द कास्ट। कौन जाति का विच्छेद कर सकता है, कैसे हम कास्टलेसनेस सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमंत नाहर सिंह जी जो कि LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर है और साथ ही पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के जनरल सेक्रेटरी है और सरल भाषा में सटीक बात करना ये उनका गुण है। तो हम धीमंत नाहर सिंह सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आज के इस टॉपिक के ऊपर हमें अपना वक्तव्य थैंक यू दें। प्रियंका जी थैंक यू। प्लीज वेलकम सर। वेलकम। सभी साथियों को सहकारियों को जय भीम। आज कास्ट पर मेरे को वक्तव्य रखने का कहा गया है और ये मेरा सौभाग्य है कि जाति पर आज मुझे अपना वक्तव्य रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। अशोक का राज आएगा सबको भयमुक्त बनाएगा, ये हमारा जो है स्लोगन है पे बैक सोसाइटी प्रोग्राम का। महानायक काशीराम साहब, काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का गवर्नेंस ऑफ अशोका द ग्रेट बाय थिंकिंग फॉर वेलफेयर एंड प्रॉस्पर्स स्टेट। महान अशोक का राज आएगा सबको भयमुक्त बनाएगा, ये हमारा पेट स्लोगन है
अब ये क्या स्लोगन है, इस पर हम लोग आज बात अपने रखने वाले हैं। महानायक काशीराम साहब का एक स्लोगन के साथ बात शुरू करूंगा कि समझाने वाले को समझना होगा और समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। ये जो आज हमारा, और इसके बाद हमको कास्ट पर अपनी बात साथियों रखनी है। जाति पर पिछले 4 दिन से लगातार चर्चा हो रही है। जाति पर पिछले 4 दिन से चर्चा हो रही है और इसमें 5 क्वेश्चन टू बी सॉल्व कास्ट आर बेस्ड ऑन सॉल्व कास्ट के आधारित 4 सवाल जो है उनका समाधान महानायक काशीराम जी द्वारा किया जा चुका है। बस हमको उनको समझना है और उस पर अपना मन और मस्तिष्क को पक्का कर लेना है। वो 5 सवाल कौन से हैं जिनका समाधान किया जा चुका है? नंबर 1, व्हाट इज द कास्ट? जाति क्या है? हु हैज क्रिएटेड द कास्ट एंड नोशन ऑफ कास्ट? और तीसरा है, व्हाट वाज द पर्पस टू क्रिएट द कास्ट? जाति को क्रिएट करने के पीछे उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? और चौथा है, हु कैन एनिलेट एंड डिस्ट्रॉय द कास्ट? और 5वां है, हाउ द कास्ट एंड कल्चर ऑफ कास्ट कैन बी डिस्ट्रॉय और द एनिलेट? तो चौथा जो सवाल है, हु कैन डिस्ट्रॉय और एनिलेट द कास्ट, इस पर आज मेरे को बात आपके सामने रखने के लिए कहा गया है। तो इसमें मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जाति को समाधान करने के लिए जाति के थोड़े से बैकग्राउंड में हमको जाना पड़ेगा कि ये जो अनथिंकिंगनेस है, ये जो स्टूपिडिटी है, ये बंद चाकोरी में जो विचार है, दैट इज कास्ट, जो हम लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन एक इसके पीछे जो कास्ट को एनिलेट करना है, तो एनिलेट से पहले हमको उसके बेस में जाना पड़ेगा कि इंडियंस आर इम्प्रेशन्ड प्रतिनिधित्व बाय ए वेव ऑफ नोशन ऑफ द कास्ट। भारत के लोग, भारतीय लोग जो जाति के संस्कृति जो है, कल्चर ऑफ कास्ट जो है, इसको हम इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस जाति को हम जीने का काम कर रहे हैं। Therefore the need new liberation, हमको इससे उभरना है, एक नई लिबरेशन में, एक मुक्ति के रूप में हमको जाना है। Hence learn the culture of caste, think out of the caste। हमें कल्चर ऑफ कास्ट को कि जो प्रतिनिधित्व जी रहे हैं, ये जो बंद चाकोरी, थिंक आउट ऑफ द कास्ट, कास्ट के चाकोरी से बाहर निकलना है। ये जो है इनिलेशन कास्ट की तरफ जाता है कि लर्न योरसेल्फ एंड थिंकिंग स्किल एंड योरसेल्फ थिंकिंग स्किल। जब हम सोच विचार करने वाले बनेंगे और सोच विचार करना सीखेंगे और सोच विचार करके कल्चर ऑफ कास्ट और उसके रिफ्लेक्शंस को जब पढ़ेंगे और समझेंगे, तो समझ में आएगा कि कास्ट एनिलेट कैसे हो सकता है। क्योंकि टर्न इन एनी डायरेक्शन यू लाइक, turn in any direction you like, the caste is the monster that crosses your path। जो जाति है, आप जीवन में किधर भी आप मुड़ते हैं, कास्ट इज द मॉन्स्टर दैट क्रॉसेस योर पाथ। जो दैत्य है, कास्ट रूप, जो जाति रूपी दैत्य है, ये आपके रास्ते को रोकने का काम कर रहा है। यू कैन नॉट हैव पॉलिटिकल रिफॉर्म, आप कोई जातिगत राजनीतिक किसी प्रकार की आप जो है आप संशोधन और सुधार नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट हैव इकोनॉमिक रिफॉर्म, आप किसी प्रकार की आर्थिक तरक्की का मार्ग भी नहीं ढूंढ सकते हैं अनलेस यू किल दिस मॉन्स्टर। जब तक आप इस जाति रूपी दैत्य को खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक आप किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारे लोग बड़े गलत मुगालते में रहते हैं, कभी बाबा साहब का नाम लेंगे, कभी महानायक काशीराम साहब का नाम लेंगे कि महानायक काशीराम साहब ने कहा था कि जो है सारी प्रगति के रास्ते सत्ता की चाबी से खुलते हैं। बाबा साहब का कोटेशन लेके ये कहेंगे कि हमको संसद पे कब्जा करना, उनकी उंगली का मतलब है कि संसद पे कब्जा करना है। लेकिन ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि बाबा साहब संसद में जो कब्जा करने की बात कर रहे थे, वो रास्ता कौन सा दे रहे थे आपको। महानायक काशीराम साहब ने कहा था कि चाबी जो है
सारी तरक्की के रास्ते हैं, राजनीतिक चाबी जो है वो सारी तरक्की के रास्ते हैं। वो कौन सी चाबी है और वो कैसे हैंडल की जाएगी, इस पर कभी हमने गौर नहीं किया। सच्चाई ये है कि जब तक हम इस मॉन्स्टर, जो कास्ट रूपी जो मॉन्स्टर है, दैत्य है, इसको जब तक हम मार नहीं देते, जब तक हम जाति को खत्म नहीं कर देते बिल्कुल, तब तक न संसद पर कब्जा हो सकता है और न वो ताले की चाबी घूम सकती है। और टेम्परेरी अगर घूमेगी तो वो कभी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जाति को समाप्त करने के लिए हमको सोच विचार करने वाला बनना पड़ेगा। और सोच विचार करने वाला इसलिए बनना पड़ेगा कि उसके बिना आप जो है जाति रूपी दैत्य को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम का जो सिलेबस है, कास्ट एंड एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बहुजन मूवमेंट और थिंकिंग स्किल और कोऑपरेशन और रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी, ये इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट हैं। और ये सारे इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट मानवता और मानवीय इंसान को एक सही रास्ते पर ले जाने का मार्ग बताने का रास्ता है ये। तो हमको जाति को अगर खत्म करना है तो हमको जाति के दैत्य को समझना पड़ेगा, यानी कि कास्ट को समझना पड़ेगा, कास्ट के कल्चर को समझना पड़ेगा, इसके रिफ्लेक्शंस को समझना पड़ेगा और इसके जो प्रभाव पड़ते हैं समाज पर, जिसको हम जन्म जन्मांतर गुलाम बने घूम रहे हैं, उसको भी समझना पड़ेगा। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम वो काम अपना नहीं कर सकते। ये बड़ा स्पष्ट सा सब्जेक्ट है, इसमें कहीं हील हुज्जत का मामला ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लोग कभी कोई स्लोगन कहीं से उठा लिया और कहीं से कोई चीज बाबा साहब की उठा ली और उस पर उसको बातों को करना और अपनी स्पीच में देना, उसको अपना वो समझते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल हो गए। ऐसा नहीं है। जाति क्या, इसको खत्म करने के लिए जब हमारा जो सब्जेक्ट है हु कैन डिस्ट्रॉय एंड एनिहिलेट द कास्ट, मैं सीधे उस पर आना चाहूंगा। तो इस पर जाने के लिए मैं एक कोटेशन और है, कास्ट डिविटलाइज ए मैन। क्यों हम इसको एनिहिलेट करने की बात करें? कास्ट जो है डिविटलाइज ए मैन, एक व्यक्ति के जो सक्षमता को खत्म करने की काम कर रही है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। एजुकेशन, वेल्थ, लेबर are all necessary for every individual if he is to reach to free and full manhood। यानी कि मानवता और मानवीय रूप को फ्री करने के लिए जो शिक्षा, वेल्थ, लेबर, ये सब चीज को खत्म, स्टरलाइज कर रही है, उसको खस्सीकरण करने का काम करती है। क्या? कास्ट। मेयर द एजुकेशन विदाउट वेल्थ एंड लेबर इज वेयर्ड। और जो इस देश की जो लेबर है, उसके जो स्किल्ड को, इसकी योग्यता को बांझ करने का काम कर रही है। क्या कर रही है? कास्ट। और एजुकेशन विदाउट डेप्थ के, विदाउट नॉलेज के। तो ये जो है हमको इसको खत्म करना पड़ेगा। और इसकी जो क्रूरता है, वेल्थ विदाउट एजुकेशन एंड वेल्थ इज स्पिरिचुअल, जो इसकी क्रूरता है उसको जो खत्म नहीं करेंगे तब तक ये कास्ट को हमें समझेंगे नहीं, तब तक उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। ईच इज नेसेसरी टू एवरीवन। ये सारी चीजें एक दूसरे की पूरक हैं, नेसेसरी हैं, एवरीवन अनिवार्य हैं। ये देयर इज ए नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ए मैन। ये मानव और मानवीयता और मानवीय मूल्यों को आप तब बढ़ा पाएंगे जब इस मॉन्स्टर को आप खत्म करने का काम करेंगे, इस दैत्य को मारने का जब काम करेंगे, इसके कल्चर को जब खत्म करने का काम करेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि इसको करेगा कौन? इसको करेगा कौन? तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो जिस चीज को जन्म देता है वही उसको खत्म करता है। लेकिन हम लोग आज विचार करते हैं इस बात पर कि द ब्राह्मण ऑफ सोशल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल क्लास इन इंडिया, जैसा कि हम लोगों में ये माना जाता है कि देश में जो ब्राह्मण है वो इंटेलेक्चुअल क्लास है इंडिया में, और ये जो है बहुत बुद्धिमान है। लेकिन बाबा साहब ने इसको सिरे से नकारा है। बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण ने जाति बनाई है। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि जब बृहद्रथ की हत्या के बाद जब इन्होंने सर्वनाश करने का काम किया और उसके बाद जब मनुस्मृति का गठन किया गया सामवेदी ब्राह्मण के उसके संरक्षण में सुमित भार्गव की अध्यक्षता में, तो वो क्या था? वो कास्ट का ओरिजिन था।
और कास्ट को जन्म दे करके और जन्म जन्मांतर गुलाम बनाने की एक संविधान बनाया गया, दैट इज मनुस्मृति। तो उसमें जो है जाति को बढ़ावा दिया गया। अब वो कौन बढ़ावा देने वाला था? दैट वाज द ब्राह्मण, और ब्राह्मण का ब्रेद था। अब हम अगर दिमाग में ये बात कर लें कि ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल क्लास है और वही इसको खत्म कर सकता है, तो हमें इसमें बड़ा भाभा साहब को समझना पड़ेगा। यहां पर भाभा साहब ने कहा ब्राह्मण इज नॉट ए इंटेलेक्चुअल क्लास, ही इज ओनली इंटेलिजेंस पर्सन। वो बुद्धिमान व्यक्ति है, नॉट इंटेलिजेंस क्लास। वो इंटेलिजेंस क्लास नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल क्लास बनने के लिए उसको जो है पाखंड से दूर रहना पड़ेगा, मानसिक रूप से उसको फ्री रहना पड़ेगा, उसके अंदर मानवीयता होनी चाहिए, उसके अंदर जस्टिस होनी चाहिए, उसके अंदर फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। ये चीज ब्राह्मण के अंदर नहीं है। जब ये ब्राह्मण के अंदर नहीं है तो ब्राह्मण जाति को खत्म नहीं कर सकता है। बहुत हमको ये सोचना पड़ेगा कि ब्राह्मण जाति को खत्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जाति को बनाया उसने इसीलिए है कि इससे उसको लाभ मिलने वाला है, और जिसका जिससे व्यापार चल रहा है, जिससे जिसकी दाल रोटी चल रही है, वो उसको खत्म क्यों करेगा भाई? वो कभी इसको खत्म नहीं करेगा। इसलिए ये हम गलत मुगालते से निकाल दें कि ब्राह्मण इस जाति को खत्म करने का काम कर सकता है, नहीं करेगा। द बेनिफिशियरी ऑफ द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, द बेनिफिशियरीज ऑफ ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, जो उसको लाभ मिलता है, उस लाभ से उसका जीवन चलता है। और वो जीवन एक तरीके से नहीं चलता है, वो हुक्मरान भी बना हुआ है राजनीतिक से रूप से, वो आर्थिक रूप से भी संपन्न है, वो सोशल में भी उसका एक स्टेटस बना हुआ है। सोशल ऑर्डर में वो एक बहुत मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो जब सर्वश्रेष्ठ है और वो कास्ट के बेस पर ही है, तो वो इसको खत्म करने का काम नहीं करेगा। हमारे दिमाग में ये बात रहे कि ये खत्म कर सकता है, ये उसके सिस्टमेट है, जो सोशल ऑर्डर है, उसको जो रेस्पेक्ट और रिगार्ड मिला हुआ है, इस वजह से वो जाति को खत्म करने का काम कदापि नहीं करेगा। हमको इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। अब द पॉलिटिकल पावर इफ द डिजर्व द डिजायर्स, यस द पॉलिटिकल पावर्स, अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हम हुक्मरान बनते हैं, या जिसके पास पावर है, इफ इट डिजर्व्स एंड डिजायर, अगर वो डिजायर उसकी इच्छा हो और वो डिजर्व करता है उसके लिए, वो इस काम को कर सकता है। क्यों? वो मालिक है। कास्ट को वो खत्म कर सकता है जो हुक्मरान है, राजा है। आज फरमान जारी कर दे, लोकसभा में एक अध्यादेश पास और जाति को फिनिश, कल से जो है टाइटल नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेगा और जाति को खत्म कर दिया गया, वो कर सकता है। क्योंकि लेकिन वो जब डिजर्व करेगा, डिजर्व क्या, उसके अंदर लालच की भावना, उसके अंदर सारी जो क्वालिटीज हैं जो एक राज सत्ताशाही के लिए, जो सम्राट अशोक के समय में शासन था कि वो सोच विचार कराने वाला बने और लोगों के हित के लिए काम करे और लोगों के विषमता वैमनस्यता से दूर मानवता और कल्याण के लिए पराकाष्ठा का काम करने की क्षमता रखता हो, और तभी वो इस चीज पर विचार करेगा। अगर उसकी डिजर्विंग और डिजायरिंग दोनों चीजें अगर होंगी, देन ही एनिलेट द कास्ट। चौथा है द ऑर्गेनाइज इंडिपेंडेंट फोर्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द ब्राह्मणिकन सोशल ऑर्डर। जो लोग इसमें, जो लोग मतलब संगठन में हैं और संगठन ऑर्डर में होकर के अपने आप को मजबूत किया है और वैचारिक रूप से भी वो उसको मजबूत हैं, तो ब्राह्मण के सोशल ऑर्डर को अगर हम निकाल देते हैं, जैसे ब्राह्मण बना हुआ कि श्रेष्ठ है, हम इस बात को तर्क देंगे श्रेष्ठ नहीं है भाई, और वो इस काम को, वो उसके अंदर लालच है, वो जस्टिस नहीं है, उसके अंदर मानवता नहीं है, उसके अंदर भाईचारा नहीं है, और वो ये क्वालिटी नहीं कर सकता। हम जब ये चीज मान लेंगे और हम मजबूत तरीके से तैयार हो जाएंगे। जैसे पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम पूरे देश में लोगों को सोच विचार करने वाला बना रही है, जाति के बारे में अपने कंसेप्ट को क्लियर करा रही है, एजुकेशनल फिलॉसफी बहुजन मूवमेंट की बता रही है, और एक समय के बाद कॉपरेशन के साथ कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास बना करके वो सम्राट अशोक के शासन को लाने की बात कर रही है। दैट इज ए
ऑर्गेनाइजेशन, और उसका लक्ष्य लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। जब लोग सोच विचार करने वाले बन जाएंगे तो ऐसे लोग चाहेंगे तो जाति को खत्म करने का प्रयास कर सकेंगे और अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें दे सकेंगे। देन ही कैन एनिहिलेट द कास्ट। लेकिन दैट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ये बहुत आसान नहीं है कि आप इस चीज को बहुत आसानी से खत्म कर पाए। लेकिन इतना जरूर है, जब हम कास्ट और कल्चर ऑफ कास्ट एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ द कास्ट लोगों को समझाने में और लोगों को सोच विचार कराने वाला बना देंगे और कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास हम बनाने में सफल हो जाएंगे, तो कास्ट को एनिहिलेट करने में हमारा ऑर्गेनाइजेशन देश में बहुत बड़ा समाधान लाने में सफल हो सकेगा। और ब्राह्मण के जो सोशल ऑर्डर है उसको हम टोटल उसको नकारने का काम करेंगे, तब ये जाति समाप्त होने का काम हो सकती है। और ऑर्गेनाइजेशन डीकास्ट लीडरशिप अलोंग विद द विक्टिम ऑफ द सोशल सिस्टम। जब ऑर्गेनाइजेशन में डीकास्ट प्रोसेस जब आ जाएगा और डीकास्ट पर हम काम करना शुरू कर देंगे, तब ये काम होने का संभव हो सकता है। लेकिन डीकास्ट को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि डीकास्ट प्रोसेस में आने के लिए हमको पहले अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा, अपने लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा, सोच विचार करने वाला बनाना पड़ेगा। क्योंकि डीकास्ट कंसेप्ट रिविटलाइज द ह्यूमन पर्सनैलिटी। डीकास्ट कंसेप्ट जो जाति को समाप्त करने की प्रक्रिया है वो मानवता को मजबूत करता है, मानवीय पर्सनैलिटी को, मतलब व्यक्तिगत को, मनुष्य का जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है उसको शक्तिदायक बनाता है डीकास्ट प्रोसेस। तो डीकास्ट प्रोसेस में जाने के लिए हमको पूरी चीजों को समझना और विचार करके उसको, तब हम कंसेप्ट को डीकास्ट प्रोसेस में जा पाएंगे। देन वी एनिहिलेट द कास्ट। तीसरा, थिंकिंग स्किल कैन किल द मॉन्स्टर ऑफ द कास्ट। जैसा कि MKSOT के हमारे जितने स्टूडेंट हैं और पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम के जितने वर्कर हैं, उनको हम जो है सोच विचार करने वाला बना रहे हैं। और सोच विचार करने वाला ऐसे नहीं बना रहे हैं, उनको लेटरल थिंकिंग से लेकर के और हम जो है पैरेलल थिंकिंग और सिक्स थिंकिंग हेड्स तक की जब जानकारी उनको दे देंगे और वो अच्छा और बुरा और उसके रिफ्लेक्शंस को समझना शुरू कर देंगे, तो वो इस दैत्य को खत्म करने का काम कर सकेंगे। दैट इज द डीकास्ट प्रोसेस। और थिंकिंग स्किल कैन किल द मॉन्स्टर ऑफ द कास्ट। थिंकिंग स्किल, सोच विचार करने की जो कला है, क्योंकि जैसा कि अभी पीछे जो बता रहे थे कि सोच विचार करने वाली कला से हमारे लोगों को जन्म जन्मांतर गुलाम बनाया गया। क्योंकि जब सम्राट अशोक के समय में ये एजुकेशन जो फिलॉसफी थी वो सोच विचार करने वाली थी, आनुवांशिकी विद्या थी और हमारे लोग सोच विचार करने वाले थे। जब उन्होंने बृहद्रथ की हत्या की तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले ये सोच विचार करने वाले समाज को गैर सोच विचार करने वाली अवधारणा में बदलने के लिए मनुस्मृति जैसे कंसेप्ट को लेके आए। और मनुस्मृति वाले कंसेप्ट को ऐसे लेके नहीं आए, उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपसे पहले तो सोच विचार करने की विद्या छीनी। क्या छीना? शिक्षा का अधिकार छीना। शिक्षा कौन सी? आनुवांशिकी शिक्षा। आनुवांशिकी शिक्षा कौन सी? थिंकिंग स्किल एजुकेशन, सोच विचार करने की विद्या। जब सोच विचार करने की विद्या आपसे छीनी, फिर आत्मरक्षा का अधिकार छीना। ये सोच विचार करने का विषय ही है। और आत्मरक्षा का विचार कर आपसे संपत्ति का अधिकार भी छीन लिया। जब तीनों चीजें आपसे छीन ली गई और आपके बीच में जो व्याप्त बहुत लार्ज स्केल पर जो कॉपरेशन था उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। जब कॉपरेशन खत्म कर दिया और इन तीनों चीजों से वंचित कर दिया, तो आप बिल्कुल कैसे कहते हैं, बिल्कुल जन्म जन्मांतर गुलाम बनने की उस प्रक्रिया में चले गए। जब वो समाज पुनः सोच विचार करने वाला बनेगा, पुनः उसमें कॉपरेशन पैदा होगा, तो जब सोच विचार करने वाला बनेगा तो जो था ना कि सम्राट अशोक के समय में जो शासन था वो टोटल चातुर्ण वर्ण व्यवस्था खत्म समाज था। क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा है दो जगह, एक तो उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी कहा है और एक उन्होंने राइटिंग इन स्पीचेस में भी कहा है
और ये बिल्कुल सत्य है जो हमें समझना पड़ेगा कि देयर इज ओनली वन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री दिस इज द पीरियड ऑफ फ्रीडम ग्रेटनेस एंड ग्लोरी। जिस हमारे भारतीय इतिहास में एक ही काल था जो बिल्कुल स्वतंत्रता, महानता और मानवता से भरा हुआ था। दैट इज द पीरियड ऑफ द मौर्य एम्पायर। एट ऑल other time the country suffered from defeat and darkness, but the Maurya period was a period when Chaturn was completely annihilated, when the Sudras who constitute the mass of the people come into their own and become the rulers of the country। यही एक ऐसा समय था जो शूद्र टोटल तरीके से अपना डिफीट और डार्कनेस से निकल करके अपना शासन बनाने में सक्षम हुए थे। वो किससे हुए थे कि वो सोच विचार करने वाले से जहां चातुर्ण व्यवस्था टोटल खत्म हो चुकी थी। ये हम नहीं कह रहे, ये बाबा साहब ने कहा है। वही पुनः जैसे ही काम होगा, सोच विचार करने वाला समाज बनेगा, तुरंत ये जाति जो का मॉन्स्टर खत्म हो जाएगा, जाति रूपी मॉन्स्टर मरेगा और ये जड़ से खत्म होगा। कास्ट एनिलेट होगी, लेकिन वो सोच विचार करने से होगी। ये हमारे लोगों को सोच विचार करने वाला बनने का काम करना चाहिए। लेट अस टीच इनोवेशन। जब आप सोच विचार करने वाले बन जाएंगे तो फिर आप आविष्कार करने वाले भी बन जाएंगे, संभावनाएं खोजने वाले बन जाएंगे, नई नई चीजों को जानने वाले बन जाएंगे और उनके रिफ्लेक्शंस को भी जानने वाले बनेंगे। एंड द पॉसिबिलिटी व्हेन कैन लीड टू द क्रिएटिविटी। जब आप सोच विचार करने वाले बनेंगे तो आप संभावनाएं खोजने में सफल हो जाएंगे, और जब संभावनाएं खोजने में सफल हो जाएंगे तो आप सृजनता का काम भी कर सकेंगे। तब सृजनता का भी काम कर सकें, क्रिएटिविटी का भी काम कर सकें। दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने कहा है कि हम लोग ये बात कहते हैं कि अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। क्या एक्शन आइडियोलॉजी है? कि सोच विचार, जो शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। ये जो 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 स्लोगन है बाबा साहब का, इसके गर्भ में सोच विचार करना सीखो, सोच विचार करना सिखाओ और सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। दूसरा है संभावनाएं खोजो, संभावनाएं बताओ, संभावनाएं खोजने वाला समाज बनाओ। और सृजनता सीखो, सृजनता सिखाओ, सृजनता सिखाने वाला समाज बनाओ। ये जो चीज है बाबा साहब का, ये स्लोगन, ये थिंकिंग स्किल, पॉसिबिलिटी और क्रिएटिविटी, दैट इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। जब आप इसमें जाएंगे तो आप जैसे ही सोच विचार करने वाले बनेंगे तो आपके दिमाग में इनोवेशंस एंड पॉसिबिलिटीज अपना जन्म लेना शुरू कर देंगे। और जैसे ही इनोवेशंस एंड पॉसिबिलिटी जन्म लेना शुरू करेंगे, आप क्रिएटिव हो जाएंगे। और जैसे ही आप एक्शन आइडियोलॉजी में जाएंगे, कास्ट एनिलेट होने का काम शुरू हो जाएगा। कास्ट ऐसे एनिलेट नहीं होगी। कास्ट एनिलेट तभी होगी जब हम उस एक्शन आइडियोलॉजी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, और वो काम निश्चित रूप से संभव है क्योंकि MKSOT द्वारा ये काम अपने लार्ज स्केल पर चालू किया जा चुका है और ये काम होगा। आगे जो है डीकास्ट में कि डिस्कवरिंग क्रिएटिविटी इन वन सेल्फ कैन बी ए हाईली इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द ट्रीटमेंट वंस माइंडसेट। जब आप क्रिएटिव बन जाएंगे, खोजी क्रिएटिव बन जाएंगे, खोजी क्रिएटिव मतलब खोजने वाले, खोज कर सृजनता बनने वाले बन जाएंगे। सेल्फ कैन हाईली इफेक्टिव कंपोनेंट, आप अपने लिए एक ताकतवर ट्रीटमेंट माइंड को डेवलप करेंगे। जब वो माइंड डेवलप होगा और उस लेवल पर आपकी आइडियोलॉजी पहुंचेगी तो निश्चित रूप से आप जाति के मॉन्स्टर को समझ पाएंगे, जाति के रिफ्लेक्शंस को समझ पाएंगे और जाति को खत्म करने का काम कर पाएंगे। ये जाति को एनिलेट करना, ये करने जो समस्या हमारी है ना, कोई और करने नहीं आएगा। समस्या हमारी है, हम उसको खत्म करेंगे। जिसने हमारे लिए पैदा करी है वो उसको स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। अब डिपेंड ये करता है कि हमारी जो उसको सही करने का जो काम है, हमारी स्पीड ज्यादा है कि उनके स्ट्रेंथन की स्पीड ज्यादा है। ये सोच विचार करने का सवाल है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए आज की तारीख में। आज हम जितने आलस में चले जाएंगे, जितने हम नीरसता में चले जाएंगे, जितने हम एक्शन आइडियोलॉजी से दूर हो जाएंगे, हम इस काम को नहीं कर सकते। क्योंकि दूसरे जो लोग हैं, जो ब्राह्मणीकरण फोर्सेस हैं,
वो इस काम को बहुत तरीके से, बहुत ताकतवर नहीं हो तरीके तो से यहाँ लगे से हुए बात हैं। कर लो, इसे म्यूट अनम्यूट कर दो। आपको अपना वीडियो बंद करना, आप पे ये आ रहा है वीडियो, हम दोनों आ रहा है ना ये। हम इसको बंद कर दें अभी, इनकी सही। हाँ तो हम इसको कर देते हैं यहाँ से। आपका नाम आ गया? प्रियंका जरा अनम्यूट कर दीजिए इन लोगों को, प्रियंका। तो ये जो जब हम माइंडसेट अपना तैयार कर लेंगे इस मामले में कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए इस काम की, हमको किस लेवल पर काम शुरू कर देना चाहिए, वो लेवल भी हमको माइंडसेट जब तक तैयार नहीं होगा तब तक हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। एंड डीकास्ट मींस डेवलपमेंट, डीकास्ट मींस एनिलेट मींस डेवलपमेंट, काय का डेवलपिंग ऑफ द ओपनिंग enclosed debox and encast deblocked enveloping। जाति के कंसेप्ट को, जाति के जो बॉक्स को, जो चाकोरी को, इसको समझना और उस पर समझ के सोच विचार करके काम करना, तब जाकर के जाति जैसे मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। तो जाति को समाप्त करने के लिए जिन लोगों ने जाति को जन्म दिया है वो जाति को मारने का काम नहीं करेंगे। जाति, जो लोग जाति से प्रभावित हैं उनको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और वो जाति को एनिलेट करने का काम कर सकेंगे। तो ये जो जाति के एनिलेशन ऑफ कास्ट का मामला है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और हमको इस पर काम करना पड़ता है। मैं अपनी बात को विराम करने से पहले बाबा साहब का एक कोटेशन है जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगा। यू विल हैव टू डू टू थिंग्स। नंबर 1, टू enlarge योर माइंड। आपको अपना दिमाग, जो मानसिक स्तर है, वो बड़ा करना पड़ेगा। योर विजन, आपका दृष्टिकोण, एंड योर कैपेसिटी टू थिंक, और सोच विचार करने की क्षमता, एंड योर एबिलिटी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। बाबा साहब कहते हैं टू enlarge योर माइंड, योर विजन, योर कैपेसिटी टू थिंक एंड योर एबिलिटी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। यानी कि आपको अपना दिमाग को बड़ा करना है, अपने विजन को मजबूत करना है, अपने सोच विचार करने की कैपेसिटी को आपको मजबूत करना है, एंड योर एबिलिटी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, और अपनी समस्या के समाधान के लिए खुद को आपको तैयार करना है। एक दूसरा है टू ब्रिंग दैट कैपेसिटी, दैट विजन, दैट एबिलिटी टू फॉर्म जजमेंट टू वियर अपॉन द एक्चुअल प्रॉब्लम। आपकी क्या समस्या है उसको समझने की कैपेसिटी, उसका विजन और उसकी एबिलिटी यू हैव टू डेवलप टू योरसेल्फ। हमें अपने अंदर और अपने समाज के लोगों में, कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास के अंदर ये चीज पैदा करनी पड़े, विच द वास्ट मास ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री आर फेसिंग टुडे। जिस चीज को आज पूरा देश बहुत बहुत बुरी तरीके से ग्रसित है, जिसको झेल रहा है। तो ये जो चीज है हमको यहां से निकल करके अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब हम एनिलेट द कास्ट का काम कर सकेंगे। बस इसको बात को मैं यही अपनी विराम करूंगा। एंड क्रिएटिव ऑर्गेनाइज द फ्रेगमेंट सोसाइटी बेस्ड ऑन द जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी। मैं आपको बता दूं कि जाति को खत्म करने के लिए आपको न्यायकारी, इक्वलिटी, बराबरी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और ऑल द फैक्टर ऑफ माइनॉरिटी एंड मॉरलिटी के संस्कार आपको पैदा करने पड़ेंगे, तब हम कास्ट को खत्म कर पाएंगे, तब कास्टलेसनेस का हम कहीं सपना देख पाएंगे। इसके अलावा कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिना सोच विचार करके कोई काम नहीं हो सकता। कास्ट इज ए मॉन्स्टर, कास्ट इज ए अनथिंकिंगनेस। सोच विचार करना सीखो और सोच विचार करना सिखाओ। सोच विचार करने वाला समाज बताओ। कास्ट इज ए डेंजरस वायरस और थिंकिंग स्किल इज द पोटेंशियल एंटीवायरस। अपनी बात को विराम करूंगा। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू सर। और हमारे कोई भी सहकारी आप एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट जी, कोई भी सहकारी अगर जी क्वेश्चन सर, कोई सवाल हमारे लायक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। और इससे सवाल संबंधित बहुत ही कम शब्दों में, कम से कम आधे से 1 मिनट में आपको सवाल पूछना है और टॉपिक से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन आना चाहिए। आप अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने से या हैंड रेज कर सकते हैं। जी रमेश चंद्र भाई साहब बोलिए सर। आ रही हो? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर।
जो एक ये प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर में जो 4 चीजें खत्म की थी, उसमें आपने बताया था कि हमको पहले लेक्चर्स में भी आया था कि जो सत्ता इन लोगों ने लेके आए उसमें सीक्वेंस क्या रहा, तो वो सीक्वेंस गड़बड़ाया कि पहले जो है सुरक्षा छीनी या थिंकिंग स्किल छीना, एक तो ये क्वेश्चन था। जी 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 ये बीच में आया था कि पहले जो है श्याम सुंदर जी ने कहा कि नहीं, हमको सुरक्षा का जो है हथियार छीना गया, और आपके यहाँ पे आया कि ये जो है थिंकिंग स्किल छीना गया। छीनी तो सभी गई, लेकिन सीक्वेंस क्या था, एक तो ये मतलब बीच में आती है संशय की। दूसरे जो है कास्ट का जो आपने कहा 21st सेंचुरी में, जैसे हमने रेलिवेंसी अशोका द ग्रेट की 21st सेंचुरी को कंपेयर किया, कास्ट का कंपैरिजन 21st सेंचुरी में है कि नहीं। यहाँ पे मेरा एक सजेशन था या मानना था या संशय कहिए जी कि जो क्लास ग्रुप है, कास्ट वर्सेस क्लास, तो क्लास में जो आज हम लोग सोसाइटी में कह रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी का जो सपना था उस समय सिटी एडवांसमेंट नहीं था, सेटलमेंट पैटर्न। हम लोग सेटलमेंट जो पैटर्न था गांव में, ये किनारे पे कर दिए गए, ये कहा वो ग्रामीण अंचल की बात थी, जो ग्राम छोटे छोटे उसमें थे, जैसे आज 6.5 लाख गांव हैं। अब सिटी 50% करीब पॉपुलेशन, 50 करीब मतलब 30% पॉपुलेशन सिटियों में रहती है, शहर में शहरीकरण हो रहा है। तो शहरीकरण में तो एक बरादी क्लास की भी, ए ग्रुप क्लास, बी की क्लास, जैसे लखनऊ में हम पाए तो हम जहां रहते हैं वहां पे एक ऐसी क्लास नहीं है कि हम किनारे पर हैं, तो वहां क्लास ग्रुप आ गया। दूसरे एजुकेशन में क्लास आई, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आ गया, और सरकार ने इस क्लास को भी एक सेटलमेंट दे दिया कि भाई क्लास 1 के बीच में आप क्लास 4 के मकान नहीं बनाएंगे। तो ये जो ग्रुप है, दिस इज रिलेटेड टू 21st सेंचुरी। तो उस केसेस में हम लोगों को एनिलेट करना, विकास करना या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की बात कॉर्पोरेशन के साथ लाना है। हाँ, कॉर्पोरेशन कैसे लागू होगा फिर? जो कॉर्पोरेशन हम लोग ग्रुप में जाके करते हैं, अभी हमको अपने उसमें मल्टी स्टोरी में रहे सर, आप लेक्चर दे रहे हैं, क्वेश्चन रेज कर रहे हो? नहीं, क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। रेज द क्वेश्चन, और आप एलोबरेट करके फिर प्रश्न कर रहे हो, फिर उसमें से फिर प्रश्न पैदा कर रहे हो। जो नार सिंह जी ने बोला उस पर आप डायरेक्ट, सीक्वेंस नहीं है ये बोलिए, ये चीज आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए, डोंट elaborate, take more than 1 minute to ask the question. सर रेलिवेंसी में जो आपने बताया था सीक्वेंस, तो पहले उसमें आत्मरक्षा का अधिकार, और नंबर 2 पे शिक्षा का अधिकार, और तीसरा संपत्ति का अधिकार। चूंकि कास्ट का जो मॉन्स्टर है वो जो हमारे सामने डेवलप हुआ है, वो थिंकिंगनेस जो हमसे जो शिक्षा छीनी गई ना, सोच विचार करना छीन लिया गया, वो हमारी जाति का सबसे बड़ा घातक बना है। अगर सोच विचार करना, क्या बाबा साहब ने कहा कि भाई दूसरे देशों में क्रांति हुई क्योंकि वो लोग शारीरिक रूप से तो बंधक थे लेकिन मानसिक रूप से स्वतंत्र थे, तो वहां क्रांति हो गई। लेकिन भारत में क्रांति नहीं हुई ना, क्योंकि लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। आपसे पत्थर पुजवाया गया, आपसे पहाड़ पुजवाया गया, आपसे नदी नाले पुजवाए गए, आपसे पेड़ पुजवाए गए, आपसे सड़क पुजवाई गई। ये क्या है? दैट इज द अनथिंकिंगनेस ऑफ सोसाइटी, दैट इज द कास्ट एंड दैट इज द कल्चर ऑफ कास्ट। ये है ना। तो जो सोच विचार करने वाला जो है दूसरा शिक्षा का, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि आत्मरक्षा का अधिकार जो छीना गया, उससे आपको, आप पे हमला हो, आपको मारा जाए, पीटा जाए, आप जो है अपना संरक्षण नहीं कर सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन सीक्वेंस में हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सोचना छीन लिया गया। यही तो बाबा साहब ने कहा है कि सोचना जो है ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए। चलिए सर, बहुत अच्छा आपका सवाल। और कोई सवाल सर आपका? कमल सर, हमारे साथी लोग करें जी। HV सिंह जी, आपने अनम्यूट किया था, आपका कोई क्वेश्चन है? जी बाबूजी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तो ये मतलब आपने ये तो बता दिया
बहुत अच्छा आपने प्रकाश डाला कि हु कैन एनिलेट द कास्ट सिस्टम, लेकिन कैसे करेगा ये शायद कल है टॉपिक। यस, ऐसा ही? हाँ यस, वो कल है सर, तो मैं उस पर ज्यादा गया नहीं, इसीलिए मैं उस पर गया नहीं। कैसे होगा ये कल का और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, यस जी। और कोई तो बोलिए सर, और कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने से। कोई नहीं बोलना चाह रहे हैं अब। और कोई एडिशन करना चाहे कोई साथी तो एडिशन भी कर सकते हैं इसमें। जी प्रभुनाथ राही जी। जी सर, आप अनम्यूट करके बोलिए जी। आप म्यूट हैं सर अभी, आप अनम्यूट करिए अपने को प्रभुनाथ राही जी। नहीं अभी हो नहीं पा रहे। अभी हो गए। हो गया सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, सभी लोगों को जय भीम सर। सर बहुत अच्छा आपका जो है वक्तव्य हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप अपना तैयारी कर रहे हैं या बोल रहे हैं या आपको जानकारी है, किस किताबों से अध्ययन करने पर जो है आपको ये मिला? तो सर नोट करा दीजिए प्लीज सर, हम मंगवाना चाहते हैं। जी 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 सर, बस आप जो है जिस दिन आजमगढ़ में एक ट्रेनिंग कोर्स लगवाएंगे श्याम सुंदर जी का, जी एक ट्रेनिंग सेशन लगवाएंगे, उस दिन आपको हम वो किताब दे देंगे वहीं पर ही। आपको नहीं सर बताइए, हमारी बहुत जिज्ञासा सर जो है। सर वो कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ये साहब का 20 साल की तपस्या का परिणाम है सर, 20 साल की तपस्या का। हेमंत पी.आर. अम्बेडकर साहब ने कास्ट पर लगभग 12 से 15 लाख की किताबें परचेज की हैं, और 12-15 लाख की किताब परचेज करने के बाद जो ये निचोड़ निकाला है, ये हमको और आपको शेयर करने का काम किया गया है। और उसमें से शायद हम 5% या 4% बता पा रहे हैं, हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। तो देयर इज नो एनी बुक तो साहब इतनी है कि नाम लेंगे तो एक शाम तक तो नाम ही लेते रहेंगे, दिखाने का नंबर आएगा तो एक दिन लग जाएगा। एनिलेशन आप कास्ट आपने बताया था, तो मैं तो हिंदी में लिया हूँ तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन और कोई किताब है उसके नहीं आएगा सर, वो उसको पढ़िए लगातार 2 बार 3 बार 4 बार, तब समझ में आएगा। मन लगा के पढ़िए, वो एक बार में 2 बार में तो ऊपर से ही निकल जाती है, बिल्कुल समझ में नहीं आती है। जी थैंक यू सर। रामजी विश्वकर्मा जी, सर आप अपनी बात रखें। सर विश्वकर्मा जी। जय भीम सर, वो बाबा साहब का कोटेशन दूसरा वाला बता दीजिए सर, एक बार रिपीट। मौर्य पीरियड वाला बाबा साहब का जो कोटेशन 2 थिंग दिया था ना, पहला जो टू लार्ज योर माइंड वाला, हाँ लार्ज योर माइंड, यस यस यस, ये है ना, नोट कर लीजिए आप, मैं डाल भी दूंगा अभी उस पे। टू लार्ज योर माइंड्स, to enlarge your minds, your vision, your capacity to think, your ability to solve problems, पहला। दूसरा है to bring that capacity, that vision, that ability to form judgment to bear upon the actual problems which the vast mass of the people of this country are facing today. वॉल्यूम नंबर 17, भाग नंबर 3, पेज नंबर 377, राइटिंग इन स्पीचेस। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है बाबा साहब का, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन। ओके थैंक यू जी, थैंक यू सर। गुरप्रीत जी, आप अपना क्वेश्चन रखें या अपनी बात रखें। गुरप्रीत जी, आपने रेज हैंड किया था। ठीक है, आप लोग सवाल नहीं कर रहे, इसका मतलब मेरा लेक्चर सही नहीं रहा, इसका मतलब है लेक्चर सही है हम लोग। जी पीएल मारू जी गुजरात से, सर आप क्वेश्चन रखिए। बोलिए सर। पीएल मारू जी सर। जय भीम सब दोस्तों को। जय भीम। नाहर सिंह जी सर, ये क्वेश्चन ये आपके लेक्चर के अनुरूप है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये कास्ट है भारत में कब से अमल हुई? अशोक के समय में, बुद्ध के समय में, ये लोग तो बता रहे थे राम के समय में भी कुम्हार वगैरह था,
तो राम का समय तो सतयुग बता रहे थे, तो सही सतयुग तो लाखों वर्षों पहले था, तो कब से कास्ट भारत में अमल में आई? देखो मारू साहब, हाँ जी, जब से मनुष्य का दिमाग पैदा हुआ होगा और मैंने दिमाग में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हुई होगी, तब से जात पैदा हुई, हमें उसमें नहीं जाना है। हम जो वर्तमान में हमारी जो प्रॉब्लम है और जो हम जब से हमने उसको पढ़ा है, मौर्य साम्राज्य से बाद के बारे में बात करें, अच्छा रहेगा। हम लोग करंट टॉपिक पे बात करें बजाय इसके कि हम समुद्र में से घुस जाएं और मोती निकाले और कोई मतलब के निकले नहीं, वो तो वो बेकार अपने समय खराब करना है, एनर्जी खराब करना है, मेरा ऐसा मानना है ना। तो अच्छा रहेगा कि हम लोग जो है हम लोग इधर ही बात करें, मौर्य साम्राज्य से इधर के मामले में। नहीं, ये लोग जो हमें हमारे समाज को गुमराह कर रहा है, उसमें यही कह रहे हैं कि ये जो कास्ट है ये हमने नहीं बनाई, ये भगवान ने बनाई हुई है। हाँ, तो मैं भी तो कह रहा हूं। राम के समय में भी थी, इससे पहले भी थी, तो ये गुमराह जो कर रहे हैं तो उसको उसके दिमाग से हमें निकालने के लिए कुछ तो हमें वो कहना होगा, ठीक है ना? यही तो है कि कास्ट इज अनथिंकिंगनेस, गैर सोच विचार करना ही तो जाति है। जो गैर सोच विचार करना है दैट इज कास्ट, दैट इज स्टूपिडिटी, है ना, डेंजरस वायरस। और इसका इलाज पोटेंशियल एंटीवायरस, दैट इज द थिंकिंग स्किल, दैट इज थिंकिंग स्किल। हमको सोच विचार करने वाला बना दो लोगों को, वो जाति को धो डालेगा, खत्म कर देगा, ठीक है। लेकिन ये जो लोग कहते हैं राम ने बनाई है और वहां से बनाई है, ये जो उन्होंने बनाई है यही तो जाति को जीना है, यही तो कल्चर ऑफ कास्ट है। हम उसी को तो जीने का काम कर रहे हैं। हम जाति में जी रहे हैं, जाति को जान नहीं रहे। जिस दिन हम जाति को जान जाएंगे, हम उसको हैंडल करना शुरू कर देंगे, और हैंडल करना शुरू कर देंगे तो डीकास्ट होना शुरू हो जाएगा, और डीकास्ट शुरू होगा तो कास्टलेसनेस सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा। हम जाति को जी रहे हैं, समझ कहां रहे हैं, और समझने के लिए आपको थिंकिंग फुल बनना पड़ेगा। ये जो बाबा साहब ने कहा, सोच विचार करना सीखो, सोच विचार करना सिखाओ, सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। और जैसे ही सोचना सीखेंगे, आप संभावनाओं के गर्भ में चले जाएंगे, और जब संभावनाएं जाएंगे तो आप एक्शन आइडियोलॉजी में पहुंच जाएंगे। एक्शन आइडियोलॉजी में पहुंच जाएंगे, सो काम हो जाएगा। चारपाई पे लेटे रहने से और विचारों के दिमाग में आ जाने से और उठ करके दो लोगों को बता देना, ये एक्शन आइडियोलॉजी नहीं है। एक्शन आइडियोलॉजी ये है कि ये जो समाज को जागरूक करने का काम है, समाज को जो बताने का काम है, वो आज एक्शन आइडियोलॉजी है। तो सोच विचार करके समाज को बताने का काम करें, है कि नहीं? और कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास बनाने के लिए अपने को समर्पित करें, तभी तो हम लोग उस काम को कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेंकटेश राठौर जी। बाबूजी कुछ पूछ रहे हैं, राजा राम आनंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर, बताइए। मैं तो ये सिर्फ एक सवाल था मेरा जी, कि जब ये झूठे मूठे ग्रंथ हैं जो हमारे धर्मशास्त्र हैं तथाकथित, जो झूठे मूठे हैं, झूठ मूठ के हैं, तो हमारे जो पूर्वजों ने इस पर आस्था क्यों रखी, और आज भी बहुत से लोग उसमें आस्था रखे हुए हैं। और यहाँ तक कि है कि मतलब इन शास्त्रों की शिक्षा ही है जिसके कारण ब्राह्मणों का, पंडा पुरोहितों के लोग और उनकी संतानों के भी पैर धो करके पानी पीते हैं आज भी। तो इसमें निर्लज्ज कौन है, मतलब बेशरम कौन है? वो बेशरम है या वो पीने वाले बेशरम है? नहीं साहब, वो जो करवाने वाला वो बेशरम है ना, वो मानवता के विरोध में काम कर रहा है। बेशरम तो वो है, और जो बेशरम है उसकी हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं। और जो पानी पी रहे हैं उनके पैरों का धुला हुआ, वो कैसे है? वो अनस्टूपिड, वो स्टूपिड है, स्टूपिड है, वो अनथिंकिंगनेस है। और हम जो अनथिंकिंगनेस है, दैट इज द कास्ट। वही तो जाति जी रहे हैं हम। अब मेरी समझ में आया स्टूपिड किससे कहते हैं। हाँ, अब मेरी समझ में आया इतने दिनों से चल रहा है यार। मैं कई दिन से समझ ही नहीं पा रहा का स्टूपिड क्या होता है। वो स्टूपिडिटी के 5 गुण हैं, वो श्याम सुंदर जी बताओ, वो 5 गुण स्टूपिडिटी के कौन से हैं, बताओ जरा श्याम सुंदर जी। चलिए, नोट करा दिया। हाँ, वो बहुत बढ़िया है कि वो बिना सोच विचार, अनथिंकिंग
और जो दुनिया भर की जो 4-5 चीजें हैं, डिजायर एंड थेजायर वो बताते हैं श्याम सुंदर जी बढ़िया तरीके से। झूठे मानते हैं फिर भी हम उधर ही चले जाते हैं। जब झूठ मूठ के ग्रंथ है तो उसमें क्यों घुसना चाहिए हमको? वो इसलिए घुसे हुए हैं कि हम जाति को जीते आ रहे हैं, हम उसको जी रहे हैं, अभी हम उसको जान नहीं रहे हैं ना। झूठे मूठे हैं, हम उन झूठे मूठे को तो जी रहे हैं। जिस दिन हम जान जाएंगे और एक्शन आइडियोलॉजी में आ जाएंगे उस दिन ये काम हो जाएगा ना। अब यही तो प्रॉब्लम है। बाबा साहब ने इसी को तो मतलब जो इसकी जो डिविनिटी है और जो सेक्रेडनेस है इसकी ग्रंथों की, इसी को तो उन्होंने डायनामाइट के लिए कहा है। यस, कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास बनने के बाद जब कॉपरेशन पैदा हो जाएगा तो दैट इज ए डायनामाइट टू डिसॉल्व दिस सिस्टम। पूरे सिस्टम को खत्म करने का काम, वो दैट इज डायनामाइट। जी सर, तो थैंक यू जी। वेंकटेश जी, आप अपना क्वेश्चन रखिए। जी डॉक्टर वेंकटेश राठौर। सर मेरा सवाल अभी राजा राम जी आनंद जी सर ने जो पूछा उसी से रिलेटेड था, शायद वही सवाल था मेरा कि धर्म ग्रंथों ने, मतलब धर्म ग्रंथ ये कास्टिज्म का जो ये है कल्चर चलते आ रहा है उसको स्ट्रेंथनिंग करता है, मतलब थोड़ा सीमेंटिंग करता है, ज्यादा पक्का बनाता है। तो फिर हम लोग जब एनालिसिस ऑफ कास्ट का सोच रहे हैं तो धर्म ग्रंथों का एनालिसिस या समझो मतलब थिंकिंग में ही कवर हो जाता है। लेकिन इससे ही रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि धर्म ग्रंथ का क्या भूमिका और एनालिसिस में फिर हम लोग उसका इलाज कैसे। तो डिस्कशन तो थोड़ा पार्ट अभी हो ही गया है डॉक्टर साहब आपको। और दूसरी बात सर, धर्म रिलीजन के वैसे भी कास्टिज्म का ये कल्चर चलाने में आसान जाता है क्या? मतलब रिलीजन नॉट द कास्ट बट धर्म के नीचे कास्ट चलता है या धर्म ग्रंथ के साथ साथ कास्टिज्म का कल्चर चलता है? तो फिर उसको एनालिसिस में ये दोनों को अगर ये चलता होगा तो फिर एनालिसिस में ये इसके अगेंस्ट में हम कुछ करना कर सकते क्या? बस यही। ये जो धर्म ग्रंथ की बात है, एक तरफ प्रॉब्लम हमारी क्या है ना डॉक्टर साहब, हम लोग जानते तो हैं पर जान करके हम इग्नोर कर जाते हैं। ये बड़ा भारी गलती हम लोग करते हैं कि बाबा साहब ने कहा धर्म ग्रंथ को उठा करके और तालाब में फेंक दो, पहला काम। क्योंकि धर्म ग्रंथ भगवान से बड़े हैं और धर्म ग्रंथों से भगवान है और धर्म ग्रंथ का निर्माण ब्राह्मण ने किया है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है कि भगवान श्रेष्ठ है? ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गया। और वो किस वजह से श्रेष्ठ बना हुआ? वो ग्रंथों से बना हुआ है। तो जो ग्रंथ जो है, जो बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा एनिहिलेशन कास्ट में इनको उठा के फेंक दो, इनको जो खत्म करने की बात कहा कि जब तक ये धर्म ग्रंथ रहेंगे हमारे लोग इनका अध्ययन करते रहेंगे। और हमारे घर में, हमारे लोग अपने घर में गीता को बहुत बड़े उससे रखते हैं, मतलब शान शौकत के साथ, जबकि सच्चाई ये है उसको घर में रखना तो दूर की बात है, उसको सारा नाली में फेंकने में भी बेइज्जती होती है हमें। तो हमको संविधान समझना चाहिए, उस पर नहीं जाते हैं। क्योंकि आप एक बात बताइए, क्या जाति रूपी व्यवस्था मानवता के अनुरूप है? जो बाबूजी का प्रश्न था कि पैर धोके धुलवाने वाला, पीने वाला, और पीने पिलाने वाला और पीने वाला, ये मानवता के विरोध में है। और जो मानवता के विरोध में है वो गलत काम है और वो निर्माण हो रही है धर्म ग्रंथों से। तो धर्म ग्रंथ भी मानवता के खिलाफ है। तो ये तो राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का मामला है। ये राष्ट्रद्रोह देशद्रोह का मामला जो मानवता के खिलाफ है। ये जो सोच विचार करने की क्षमता हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए और हमको अपने अंदर ये क्षमता पैदा करनी चाहिए, तभी तो हम इस काम को आगे कर पाएंगे। अगर हम इस पर सोच विचार नहीं करेंगे और वहीं के वहीं कूप मंडूब बने रहेंगे, अपने को मतलब उसी व्यवस्था में बनाए रखेंगे, तो ये काम नहीं हो सकता। ये जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी जीजा राठौर जी, मैडम आप अपनी बात रखें, अनम्यूट करें। जीजा राठौर जी। हाँ बोलिए, आपका सवाल आया था, अभी कुछ लिखा हुआ था उसमें नीचे। जी जीजा राठौर साहब। उन्होंने कहा कि
कट रही है मैडम। और राम को सत्युग 1001 क्लास ले। मैं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कोई नहीं था, हम तो हमें सब उठाना है। तो ये सही है क्या? राम के सबसे ही क्या व्यवस्था है? हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा ये। जी मैडम, नेट की वजह से आपका आवाज कट रही है। थैंक यू मैडम। नामदेव राठौर जी। जी मैडम, जी सर। ये नामदेव जीजा राठौर राठौड़ का प्रश्न लिखा हुआ है, वहां से पढ़ के उत्तर दीजिए। जी, एक सेकंड सर, उन्होंने बताया कि ये सतयुग जैसा कुछ नहीं था। हाँ वो लिखा है उन्होंने, क्वेश्चन लिखा हुआ। हाँ हाँ, राम विष्णु का 7वां अवतार है। विष्णु ब्राह्मण और ब्राह्मण ईसा पूर्व 300 साल भारत में आए। तो राम का और सतयुग का क्या संबंध है? झूठे मूठे हैं सब, ना तो कोई सतयुग था ना कभी राम था। झूठे मूठे हैं सब ये, और ये झूठ मूठ के ग्रंथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन ग्रंथों को हम आधार बनाए हुए हैं। यही तो मूर्खता है, यही तो अनथिंकिंगनेस है। जीजाऊ मैडम, ये जो राम और सतयुग है, ये झूठ मूठ के ग्रंथ हैं। इनसे तो छुटकारा पाने का सोच विचार करने वाला गुलामगिरी पढ़े। यस, गुलामगिरी, यस गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले ने जो गुलामगिरी लिखी है, उसमें सारे लोगों का बताया गया। हेलो जी सर। आनंद चावड़ा जी बताइए। हमारे सर, जो रास्ते हमारे लिए बंद किए गए हैं, वही रास्ते पर हम बार बार जाने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? उसका जरा सॉल्यूशन। कौन से रास्ते पर जा रहे हैं भाई? कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं? जो धर्म ग्रंथ है वो हमें पढ़ने के लिए इच्छा होती है, तो वही रास्ता बात कर रहा हूँ। ये जो धर्म ग्रंथों को पढ़ने की बात चावड़ा जी कर रहे हैं, ये जाति को जीने का काम कर रहे हैं। तो ये तो सोच विचार करने वाले जब बन गए, तो आप इनसे छुटकारा पाइए ना। धर्म ग्रंथों से बचिए ना, छुटकारा करिए आप इनसे। और मानवीय आधार पर उनका अध्ययन करिए। अपने आप समझ में आ जाएगा क्या गलत और क्या सही है। मानवीय आधार पर समाधान हो जाएगा। सर जी सर। उदय सिंह जी, सर आप कुछ बात रखना चाहेंगे या क्वेश्चन? जी बड़े भाई, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, ये 6743 जातियां किस किताब में लिखी हैं सर? यही क्वेश्चन है बस। जात जात में जात है, जो बात वो कहा जाता ना, वो अपने आप कैसे बन गई। ये तो जो है माना काशीराम साहब ने ये बड़ा एक वो किया कि भाई जातियां, आपको बता दूं 6743 नहीं है, जातियां 10,000 से ऊपर हैं। नहीं, मंडल कमीशन रिपोर्ट में, मंडल कमीशन रिपोर्ट में ये बात क्लियर है। हाँ चलो, जाते बहुत ज्यादा हैं। मंडल कमीशन रिपोर्ट में है ये जातियां, मंडल कमीशन में। अच्छा, वो सर ओबीसी की जातियां हैं सर, या SC/ST की है, सब मिला के। चलो जी सर, आप मार्गदर्शन कर दें सर, वो टाइम भी हो रहा है। और क्वेश्चन हो गए क्या? हाँ सर। नामदेव राठौर जी शायद उनका क्वेश्चन बाकी है। अरे भाई, जाति के मास्टर को मारने के लिए कितने दिन लगेंगे? अभी कल बताया जाएगा। जाति के मास्टर को मारने के लिए कितने दिन लगेंगे? अभी जाति को मास्टर मारने के लिए कुछ भी नहीं, बस करने वाला बना लोगे भाई। कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास बना के तैयार कर लीजिए, अगले दिन मार देंगे मास्टर को। क्यों चिंता कर रहे हो? ओप्पो A5 सर आपने अनम्यूट किया है, आपका क्वेश्चन है कुछ? ओप्पो A5 2020। अपना माइंड सेट चेंज कर लो। ले आओ गाड़ी में। मैंने नहीं है यहाँ। जी सर। डॉक्टर JKJ कौन है? डॉक्टर JKJ जरा परिचय दीजिए। डॉक्टर JKJ। डॉक्टर JKJ सर, आप अपना परिचय दीजिए। चलो, JKJ कौन से सर?
सब ज्वाइन करते हैं रेगुलर, डॉक्टर JKJ। डॉक्टर कश्मीर चंद नहीं, वो अलग है। हाँ, ये डॉक्टर JKJ, यस। गीता जी आपने अनम्यूट किया है, आपका क्वेश्चन है। जी हाँ, मैडम। हेलो। हाँ, जय भीम, सभी को जय भीम। जय भीम। मेरा क्वेश्चन है कि आज जो स्थिति या बन रही है उस पर क्वेश्चन है मेरा, कि जो आर्थिक उदारमतवादी धोरण चल रहा है उस पे उसका हमारे ऊपर कितना परिणाम हो रहा है, तो उसके बारे में हमारा प्रोग्राम क्या है। शिक्षा नीति, आर्थिक धोरण, जो कोरोना के नाम से जो हमारे ऊपर अभी एक नया संकट आने वाला है, जहां से हमारी शिक्षा शायद छीनी जाएगी, तो उसके लिए हमारे भीतर जो अवेयरनेस आने चाहिए, उसके लिए हमारा क्या प्रोग्राम है। उसके लिए हमारा प्रोग्राम ये है कि अब हम लोगों ने अभी कोरोना की वजह से ऑनलाइन वर्चुअल मीट हमारी आपके साथ चल रही है इस समय, लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर फिजिकल मीट शुरू कर दी है और लोगों को जगाने का काम शुरू कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे लोग जब फिजिकल मीटिंग होने लग जाएंगी तो हम मल्टीपल सिस्टम में अपने समाज को जगाने का काम करेंगे, और जब जगाने का काम करेंगे तो उसके परिणाम आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे। धन्यवाद। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम आपको हर एक के सामने शेयर नहीं कर सकते। हाँ, वही उसी के बारे में मैं यही सोचना चाहती थी कि जो करंट सिचुएशन है उस पे भी हमारा ध्यान है कि नहीं, यही मुझे जानना था। पूरा ध्यान है, पूरा ध्यान है। हाँ, वही, क्योंकि उसी सबसे ज्यादा मार तो हम ही लोगों पे पड़ने वाली है उसकी। धन्यवाद। जी मैडम, थैंक यू। सर आप अपनी बात रखिए। जय भीम सभी को। BHAP BSP इंडियन। सर जय भीम सभी को। जी जय भीम सर। जय भीम। पाल सिंह बोल रहा हूँ मेरठ से। जी। अभी एक प्रश्न था कि ये 6744 जातियां कहाँ से आई। मैं इस बारे में अनुरोध करना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि सन 1931 में इस देश में रैमसे मैकडोनाल्ड जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और पहला जनगणना आयोग जो लास्ट का था वो बैठे थे जे थॉम्पसन आयोग, और उन्होंने जो जनगणना की थी उस जनगणना के दौरान ये जो गिनती हुई थी ये 6744 की उनकी की हुई है, जो बाद में मंडल आयोग ने उसी को रिपीट। ये मेरा अनुरोध है। चलिए फोन पे बात करके बता दीजिए उलद सिंह जी को। जी सर, थैंक यू। ये BHAP BSP इंडियन करके सर आप अपनी बात रखें। BHAP BSP इंडियन। अनम्यूट तो किया है लेकिन शायद पता नहीं। अगर हमारे और कोई सहकारी क्वेश्चन रखना चाहेंगे। थोड़ा सा इधर से एक सवाल। जी सर बोलिए। जी बोलिए सर, ये पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है, कहना या क्वेश्चन कि सोचने से मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल के लिए एक जिद भी जरूरी है। बाबा साहब से पहले और बाबा साहब के बाद भी लोगों ने बाबा साहब को माना, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानी। आज इसलिए समाज का ये निरंतर जो उत्थान हुआ था वो पतन की ओर है। इसके लिए एक सामाजिक क्रांति, हम लोग दो जातियों को कब तक पूछते रहेंगे, जबकि उनका तो काम है कि हम लोगों का शोषण करना। एनी हाउ सर क्वेश्चन कीजिए। जी, क्वेश्चन यही है हमारा कि हमें इसके लिए सामाजिक क्रांति, और सामाजिक क्रांति के लिए हमें जरूरी है कि हमें शिक्षा रूपी जो अस्त्र बाबा साहब ने दिया था उसका फैलाव जो है अपने समाज में होना चाहिए, और जिससे हमारा वर्ग का व्यक्ति बच्चा इसलिए नहीं पढ़ सकता कि आर्थिक रूप से कमजोर है और शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। उसके लिए किसी इस तरह के अभियान चलाना जरूरी है कि नहीं। आप कहाँ से हैं सर? आगरा से। आगरा से हैं।
आप जो बात कह रहे हैं कि ये जो अभियान चलाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। आप किसी संगठन में अगर काम कर रहे हैं या किसी विशेष स्तर पर कर रहे हैं, आप करिए, वो आपका अपना क्षेत्र है। पर पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को सोच विचार करने वाला बनाने का काम कर रही है, और जब लोग सोच विचार करने वाले बन जाएंगे तो ये हुक्मरान भी बनेंगे और समाज को एक दिशा और दशा दोनों बदलने, दिशा भी देने का काम करेंगे और दशा बदलने का भी काम करेंगे। लेकिन जो शैक्षणिक, जो महंगी शिक्षा और सस्ती शिक्षा और लोकसभा में कब्जा और सत्ता की चाबी, जे बहुत लोग कर रहे हैं इस काम को, और उनको बधाई, और अपने काम में वो करते रहे। कुछ लोग राजनीतिक धर्म का काम भी कर रहे हैं कि बनते लोगों को लेकर के बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, 20-20 हजार 10-10 हजार लोगों को इकट्ठा करके, अच्छी बात है, वो सब होते रहना चाहिए। लेकिन हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट जो काम कर रहे हैं, एक मिनट पूरी बात हो जाने, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का जो काम कर रहे हैं, दैट इज नॉन रिलीजियस और नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन पॉलिटिकल, और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर ऑफ कास्ट, बहुजन महापुरुष और उनकी विचारधारा, दैट इज द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बहुजन मूवमेंट। और थिंकिंग स्किल, सोच विचार करना सीखो और सिखाने का काम, दैट इज द अनुवांशिकी विद्या। आप शब्द और अनुवांशिकी विद्या, दिस एजुकेशन बी कंप्लीटली इन द टाइम ऑफ मौर्य एम्पायर। सम्राट अशोक के जमाने में सोच विचार करने वाली शिक्षा, अनुवांशिकी शिक्षा और भावसुधी शिक्षा जो चल रही थी, वो शिक्षा जो हम लोगों से छीन ली गई है, उसको दोबारा देने का काम कर रहे हैं। हम एमए और बीए की और डिग्री है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और कॉपरेशन पैदा करके रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी का निर्माण का कार्य कर रहे हैं, और उसमें हमारे कदम चालू हो चुके हैं। ये जो आप बात बता रहे हैं, इसका बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको बधाई, और वो इस काम को करें, अच्छी बात है, उनका अपना अपना सोचना है। लेकिन पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम अपने एक शेड्यूल्ड सिस्टम के तहत पूरे देश में जो काम कर रही है, उसमें हम आप वेलकम करते हैं, लोगों का स्वागत करते हैं। आप आए, हमारे साथ कदम से कदम मिला के बताएं, हम अगर गलत चल रहे हैं तो उसको सुधारने का काम करें, एडिशन का काम करें, करेक्शन का काम करें, कॉपरेशन का काम करें। हम ये काम को कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। हम चाहेंगे कि श्रीमंत पी.आर. आम्बेडकर सर हमें मार्गदर्शन दें। सभी समाज परिवर्तन के सहकारियों, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस एक सेंटेंस में होंगे कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इज मूविंग टुवर्ड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, इट मीन्स सोशल रेवोल्यूशन। ये जो सामाजिक क्रांति की पहली पायरी जो है, वो समाज परिवर्तन है। समाज परिवर्तन का अर्थ है कि समाज का गुलामी के कारण क्या है, परिवर्तन की गरज क्या है, गरज क्यों है, परिवर्तन की गरज क्यों बन रही है। और अभी तक ये स्थिति थी कि अम्बेडकरवाद क्या कामयाब होने वाली विचारधारा है, क्योंकि इतनी कमजोर हो गई थी कि कहीं से भी आशा की किरण नहीं बन रही थी। और हमने तमाम समाज परिवर्तन आंदोलन की गतिविधियों को ऑब्जर्व किया, अनुभव किया, परीक्षण किया, और फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम कहीं तो भी कम पड़ रहे हैं। हम नहीं, सारे के सारे लोग मूवमेंट में काम करने वाले अलग अलग संगठनों, कोई कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहा है। हमने उसका अभ्यास किया, तब कुछ 21वीं शताब्दी में हमने अपने आप से एक प्रश्न किया कि क्या इस विचारधारा को इम्यूनाइजेशन किया जा सकता है, पौष्टिक आहार दिया जा सकता है, क्या इसे विचारधारा को नावीन्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, क्या इस विचारधारा को और सबल और सशक्त बनाया जा सकता है मनुवाद के कंपैरिजन में, और क्या ये विचारधारा जवान विचारधारा के रूप में प्रोजेक्ट की जा सकती है।
जो विचारधारा जवान होती है वही मोमेंटम करती है। ये सारी चीजें हमने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के जो अगुआ जितने भी लोग हैं, हमने कहीं ना कहीं कमतरता का आभास देखा। और इस लिहाज से जो हम समझने में कम पड़े, समझने में कम कौन पड़ता है? विद्वान तो भरपूर हैं, डिग्रियां भरपूर हैं, फिर भी हम कम पढ़ रहे हैं। 20-20, 30-30, 40-40 ग्रंथ लिखने वाले लोग भी समाज परिवर्तन आंदोलन को दिशा नहीं दे पा रहे हैं, कहीं तो भी कम पढ़ रहे हैं। तो हमारा एक सेंट्रल कंक्लूजन है, रिसर्च जिसे कहना चाहिए, कि हम सोच विचार करने में कम पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो सोच विचार करने में कम पड़ता है वही रास्ता ढूंढने में कम पड़ता है, हम रियलाइज करते हैं। इसलिए हमने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को एक साध्य और साधन दोनों में, ये साध्य भी है और साधन भी है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है और ये एक हद तक हमारा शॉर्ट टर्म गोल है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम या पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, इसमें बहुत सारे समाज का भुगतान करना ये भी प्रोग्राम बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना ये भी बनता है, अंधविश्वासों धर्म ग्रंथों से अंधविश्वासों को दूर करना वो भी प्रोग्राम बनता है। तमाम प्रकार की जटिलताएं जो मूवमेंट में हो गई हैं उनको दूर करना ये भी प्रोग्राम बनता है। मैं जटिलताएं शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि गाली गलौज के शब्दों को ना यूज करके मूवमेंट के अंदर जटिलताएं आ गई उनको भी सिंप्लीफाई करने का काम करना। इसलिए हमने डिसाइड किया, जो लोग नए आए हैं और पुराने हैं, साथी सुन रहे हैं, हमने बार बार दोहराया है, आज फिर दोहरा, we want to mainstream organization and program of the social transformation movement। हम समाज परिवर्तन आंदोलन की मुख्य धारा बनना चाहते हैं, क्योंकि आज तक खासतौर से 21वीं शताब्दी में कोई ये दावा नहीं कर पा रहा है कि हम समाज परिवर्तन आंदोलन को मंजिल तक ले जाएंगे। लेकिन पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने जो रणनीति बनाई है, विषय नीति बनाई है, कृतिशीलता को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने का जो साहस, जिसे हम अंग्रेजी में एक वर्ड है ग्रिट, GRIT, ग्रिट, मतलब साहस भी है, जिद भी है, और लेकिन ये लंबे समय तक जिद को टिकाए रखा। इस संघर्ष में जो जिद लंबे समय तक टिकी रहेगी, जो साहस लंबे समय तक टिक रहेगा, वो ही रिजल्ट देगा। और इस वजह से ये जो 5 सब्जेक्ट प्रारंभ के समझना कि कास्ट है क्या, बनाई किसने बनाई, बनाने का उद्देश्य क्या था, नष्ट कौन कर सकता है और कैसे की जा सकती है। आज आपका सब्जेक्ट नष्ट कौन कर सकता है। आज धीमंत साथी नरसिंह जी ने सारे प्रश्नों को उत्तर बहुत सटीक ढंग से दिया। अगर उस पर कोई कंसंट्रेट करे, जिसने बनाई है उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो नष्ट कर सकते हैं और वो नालायक साबित हुए। जिसने मनुस्मृति की रचना लिखी और आज जो ब्राह्मण वर्ण अपने आप को समाज का अगुआ कहता है, मैं उसे नालायक बोलता हूं। नालायक शब्द पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। नालायक शब्द पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है कि जो लायक नहीं बन सकता वही तो नालायक है। जिसने बनाई और वो तोड़ नहीं सकता है मैकेनिज्म को, इससे बड़ी नालायकी और उसकी क्या हो सकती है। दूसरा, राजसत्ता, मोदी और अमित शाह ये मिलकर चाहें तो 24 घंटे के अंदर जात को, कॉन्सेप्ट को तितर बितर नष्ट कर सकते हैं, पर ये लोग भी नालायक हैं। इनके अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं है और ना ही वो विजन है। इंटेलेक्चुअल क्लास के करता धरता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका सेल्फ इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो इंटेलेक्चुअल हो नहीं सकते। जो कुछ चंद व्यापारियों के हित का साधन कर रहे हो, बहुत बड़े समुदाय किसान का नुकसान कर रहे हो,
उनके जीवन मरण के प्रश्न से खिलवाड़ कर रहे हो, वो बुद्धिजीवी नहीं हो सकते। दुर्भाग्य हमारे देश का कि ऐसे लोग नेतृत्व कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं कि ये परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा साहब थे तो उन्होंने जिद करके अनटचेबिलिटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। जितनी तेजी से ये किसानों के कानून पास कर सकते हैं, एक छोटा सा कानून कास्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें, कर सकते हैं, पर ये नालायक है, नहीं करेंगे। और अब कौन कर सकता था? फिर तो विक्टिम ऑफ द सिस्टम, जो इससे पीड़ित हैं, उनकी जवाबदारी ज्यादा कि कोई इनका दुख दूर करने को आने वाला नहीं है। जिन्होंने इनको दुख क्रिएट किए हैं, जो इसके कारण है, वो इनके दुख को दूर नहीं करेंगे। तो जो दुखी है, जो पीड़ित है, उसे ही अपने आप को संभालना है। अब इसमें 2-3 लोग हैं। एक तो इसके अंदर इंटेलेक्चुअल क्लास पैदा हुआ है। अगर बहुजन समाज की इंटेलिजेंस क्लास क्रिएट कर ले जाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, जात को नष्ट करने के लिए ताकत पैदा कर सकते। विक्टिम ऑफ सिस्टम को बड़े पैमाने पर तैयार करने का काम किया जाए, जो बाबा साहब महात्मा फुले से लेकर कांशीराम जी तक तो समाज को तैयार करने का काम करते आए हैं। एक वो रास्ता हमारे पास पड़ा। इसमें हम टोटल पॉपुलेशन की 140 में से 10% 14 करोड़ तक भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम इस देश में परिवर्तन जमीन पर उतार सकते हैं। फिर धर्म ग्रंथों की पवित्रता को कोई श्रेष्ठ नहीं मानेगा, इनकी चर्चा नहीं करेंगे, नकार चुके होंगे कि ये हमारे लिए यूजलेस हैं, ये हमें समानता नहीं दे सकते, हमें सम्मान नहीं दे सकते, हमारा को नौकरी नहीं दे सकते, बेरोजगारी देंगे, भूखमरी, करप्शन नष्ट नहीं कर सकते। ये सिद्धांत, ये धर्म ग्रंथ, जो धर्म ग्रंथ विषमता और वैमनस्यता को नष्ट कर नहीं कर सकता है, ऐसे धर्म ग्रंथों को हम श्रेष्ठ कैसे मानेंगे? जिनमें ताकत नहीं हो और ईश्वरी कैसे हो सकते हैं? अगर ईश्वरी हैं तो वो ताकत करके दिखाएं, नहीं कर सकते। ऐसे धर्म ग्रंथों को रिजेक्ट करना ही, उन पर अपना समय गंवाना अनुचित होगा, योग्यता नहीं कहलाएगी। इसलिए हम धर्म ग्रंथों की चर्चा नहीं करते। और हमसे धर्म ग्रंथों की क्वेश्चन करने वालों से मैं विनती करना चाहूंगा, जीजाऊ ताई से भी मैं विनती करना हूँ, वो जलगांव की हैं, खुद मैं यहाँ पर हूँ, वो मेरे से खुद के आगे चर्चा कर सकती हैं, वेलकम है उनका। यहाँ रामायण, महाभारत, स्मृतियां, उपनिषद, वेद, ये सारे मिलकर भी, और उसके ऊपर ब्राह्मण बैठा हुआ श्रेष्ठ, ये सारे मिलकर भी ये जात को नष्ट करने में असमर्थ सिद्ध हुए हैं। इनमें सामर्थ्य नहीं है। समर्थ गुरु का हम चर्चा करते हैं, कहां से समर्थ है? जात नष्ट करने की क्षमता इनके अंदर नहीं है, समर्थ गुरु कैसे बन जाते हैं? कहां है समर्थता? इसलिए हमें बहुत सोच विचार करके हमने अपने सामने एक प्रश्न रखा, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकर। आपको जो सारी बातें नई लग रही हैं, ये नई नहीं है। ये फुले साहू अम्बेडकर कांशीराम जी ने अलग अलग जगह पर इन बातों को कहा है, हमने उसे फक्त संजोया है। हमने इन सारी बातों को संजोया है और उन्हें 5 सब्जेक्टों में बांटा है: कास्ट, एजुकेशन, फिलॉसफी, थिंकिंग स्किल, कॉपरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द सोसाइटी। और इन सारी चीजों के हमने काम कैसे करें, तो हमारे सामने कोई मॉडल होना चाहिए कि कामयाब हो सकता है। तो हमारे सामने अशोक का मॉडल है कि उसने जात को कैसे नष्ट किया, किस प्रकार के मैकेनिज्म से उसने नष्ट किया। इसलिए हमने इस सिस्टम में एक बहुत ही सार गर्भित स्लोगन दिया है कि महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। भयमुक्त वही होता है जो आर्थिक दृष्टिकोण से समर्थ हो, सामाजिक दृष्टिकोण से समर्थ हो, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समर्थ हो, और राष्ट्र का सारे समाज को समर्थ बनाकर राष्ट्र का निर्माण करना।
सारे समाज को लाचार और असहाय बनाकर समाज देश का निर्माण करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। वो इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं हो सकती कि 90% लोगों की लाचारी बना दी जाए और 5-10% लोगों को संपन्न बनाया जाए। ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसी व्यवस्था हमारे पर राज कर रही है। हम जिन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आए हैं, उन महापुरुषों के स्वप्न को साकार करने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। कास्ट का इंटरप्रिटेशन जो भी हम दे रहे हैं वो बाबा साहब की किताबों में लिखा हुआ। उदाहरण के लिए किसी ने किताबें पूछी थी, वो किताबें नोट कर लें। कास्ट इन इंडिया, एनिलेशन ऑफ कास्ट, हाउ दे बिकम अनटचेबल्स, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 7 एंड वॉल्यूम 9, व्हाट कांग्रेस गांधी अनडन टू द अनटचेबल्स। ये ऐसी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जिसमें बाबा साहब ने बहुत ही बारीकी से हमें समझाने की कोशिश की है और वो समझ कर ही हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपको ये कैसे नष्ट की जा सकती है वो प्रोसेस आपको हमारा साथी समझाएगा। एक हमारा ट्रेनर आप लोगों को कि ये प्रोसेस क्या है समझाने का। मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आप लोग जितनी ज्यादा संख्या में ज्यादा से ज्यादा इस ट्रेनिंग कैंप में अटेंड करोगे, क्योंकि हमने 1 महीने का ये ट्रेनिंग कैंप आप लोगों की लगाया है कि इसमें हम 5 सब्जेक्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 5 सब्जेक्ट को आप गहराई से समझिए, प्रश्न कीजिएगा और प्रश्न रेलेवेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अधिकांश लोग भटकंती का शिकार हैं। कहीं अलग अलग प्रकार के लॉजिकल थिंकिंग, हम लॉजिकल थिंकिंग से हम उसको गलत नहीं मानते हैं, पर वो अपर्याप्त है। लॉजिकल थिंकिंग इज इनएडिक्वेट, रॉन्ग नहीं बोल रहे, अपर्याप्त। इस अपर्याप्त को हम लेटरल थिंकिंग, कॉर्पोरेट थिंकिंग, कोऑपरेटिव थिंकिंग, टूल्स टेक्निक और मेथड देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहीं पर विराम लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। हेलो सर, कास्ट इन इंडिया और एनिलेशन ऑफ कास्ट, यही 2 किताब, और कौन किताब बता रहे थे? कांग्रेस वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 7 और वॉल्यूम 9। 5, 7, मतलब आप 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9 ये किताब का नाम बताइए। ये तो वॉल्यूम अलग अलग है ना? हाँ, राइटिंग एंड स्पीसीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। राइटिंग का जरा सा बोलिए सर। राइटिंग, अरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो प्रकाशित किए हैं वही सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फर्स्ट, 3rd, 5th, 7th और 9th वॉल्यूम, वही अगर उसका ट्रांसलेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाता है तो वो ले लीजिए। दोनों में से कुछ भी पढ़िएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अकेले पढ़ने की मतलब डिस्कशन करते हुए पढ़िएगा तो जल्दी समझ। जी, नहीं तो सर यहाँ ठीक है सर जी। नहीं, एक आदमी दिल्ली गया है ना, तो हम सोच रहे थे किताब 2-4 ठे मंगवा लेते। वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओवर टू प्रियंका। जी सर, थैंक यू। आज की इस मीटिंग में बहुत अच्छी चर्चा रही। मैं मीटिंग के कंक्लूजन के लिए धीमंत अमर सिंह चौहान सर से रिक्वेस्ट करूंगी। सर प्लीज आप मीटिंग का कंक्लूड करें। धीमंत अमर सिंह चौहान जी। सहकारियों, आज हमारे धीमंत सहकारी नाहर सिंह जी ने बहुत ही सरल और सादे शब्दों में जो आज का विषय था वो आपके सामने रखा है। आपके सारे प्रश्नों का भी उत्तर आपको मिल गया होगा। इवन PR अम्बेडकर सर जी ने भी आपके जो मन में शंका कुशंकाएं थी उसका निराकरण किया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस मीटिंग में आप हर रोज संडे छोड़कर 7 बजे वक्त पर आया करें। अपने बाकी जो सहकारी है, जो सोच विचार करने के लायक है, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं,
जो सोच विचार करने के लायक आपको लगते हैं उन्हें भी साथ में ले आइए और हर रोजाना वक्त पर शामिल हुई। सुनिए आगे और हमारे 4 विषय है। आपके बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी आपकी जो जिज्ञासा आपके दिल में है, जो बार बार रोज उभर कर आती है, आप अगर इन विषयों को रोज शामिल होकर सुनेंगे तो जो हमारा आखिरी दिन है, 5वां दिन है, उस दिन लगभग आपके बहुत सारे प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आप सभी का मैं पुनश्च हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप आए, आपने सुना, आपने समझा, आप इसी तरह आते रहिए, हम मिलते रहेंगे और ये समझते रहेंगे और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को घर घर पहुंचाएंगे। सोशल समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा। महान अशोका का राज आएगा, बहुमुक्त समाज बनाएगा। यह हमारे महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का नारा देकर मैं आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक्स एंड ओवर टू एडवोकेट प्रियंका। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सर। कल का हमारा सब्जेक्ट है हाउ कास्ट कैन बी एनाइलेट और इसके ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमंत महेंद्र थोराट जी। तो कल हम फिर से 7 बजे मिलते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।